हेलो गाइस, वेलकम टू बोनोमी चैनल। बेसिकली ये करंट अफेयर का मंथली सीरीज़ को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि झूलन गोस्वामी जो इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैं, उनने बेसिकली संन्यास ले लिया क्रिकेटिंग से। वो क्या थी, उसके लिए एक क्वेश्चन जो बन सकता है, वहाँ मिस आउट कर गया था मैं, कि चकदा एक्सप्रेस किसको बोला जाता है, तो वो झूलन गोस्वामी है। ठीक है, फास्ट बॉलिंग का बियरर इनको माना जाता है, फ्लैग बियरर ऑफ फास्ट बॉलिंग इन इंडियन वुमेन्स टीम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चकदा एक्सप्रेस पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये न्यूज़ जो था, पीएफआई को हमने बैन कर दिया था। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, इंडियन की गृह मंत्रालय ने पीएफआई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, ये न्यूज़ बेसिकली उस पूरे वीक चली थी, पूरे न्यूज़ चैनल पे चली थी सब। ये जो फटाफट 100 ये सारी न्यूज़ आते हैं ना, आज तक पे, इस सारे चैनल्स पे बेसिकली जो 100 न्यूज़ बताते हैं, वो 100 के 100 न्यूज़ एक दिन तो पर्टिकुलरली सिर्फ पीएफआई से रिलेटेड थे। तो इसलिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पक्का आएगा, याद रखना। तो पीएफआई को हमने बैन कर दिया, इंडिया ने बैन कर दिया पीएफआई को। ठीक है, कुछ लोग एक्यूज कर रहे हैं कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए, और गृह मंत्रालय ने क्या रीजन दिया? गृह मंत्रालय ने कहा है कि भैया ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इनके कुछ कनेक्शन है, कुछ लिंक्स हैं, इसलिए हम इसे बैन कर रहे हैं। ठीक है, जो क्वाड मिलिट्री, पहले बात तो क्वाड में 4 कंट्री आती है, वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आती है। यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, चौथा बताइए आप। नहीं पता? गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में, इन चारों कंट्री के बीच में हमने मिलिट्री मिलिट्री एक्सरसाइज तो छोड़िए, वो जो मिनिस्ट्रियल लेवल की एक्सरसाइज 2+2 डायलॉग होता है, वो इन चारों कंट्री के साथ स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2+2 डायलॉग किन किन कंट्री के साथ करते हैं, तो इन चारों कंट्री के साथ करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो क्वाड का मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 में जो हुआ था, उसमें एक और कंट्री ने ज्वाइन किया था इन क्वाड 4 कंट्री के अलावा। तो चौथी कंट्री कौन सी थी? तो वो इंपॉर्टेंट है, आंसर है इसका कनाडा। ठीक है, कनाडा ने अभी अभी एडवाइजरी भी जारी किया था। मैंने लास्ट मंथ के प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि कनाडा ने एक एडवाइजरी जारी, पहले इंडिया ने एडवाइजरी जारी किया था अपने सिटीजन्स के लिए कि भैया ऐसा है, आप कनाडा में मत जाइए, वहाँ पे हेट क्राइम्स बहुत चल रहे हैं इंडियंस के खिलाफ। तो सिमिलरली कनाडा ने भी इंडिया के लिए कहा कि भैया अपने कैनेडियन को बोला कि आप भी इंडिया मत जाइए, वहाँ पर लैंड माइन्स का बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे। तो कनाडा आजकल थोड़ा न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कनाडा ने पहली बार 2021 में क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। मेंबर नहीं है क्वाड का, लेकिन पार्टिसिपेट किया है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये मुझे थोड़ा, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते रहोगे तो थोड़ा मजा भी चाहिए उसमें। तो क्या हुआ देखिए, पाकिस्तान गया यूएसए के पास। पाकिस्तान, आपने, मैंने बता रखा है कि पाकिस्तान को धीरे धीरे थोड़ा खुश किया जा रहा है, यूएसए खुश कर रहा है उसे, लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भाई प्लीज ये यूएनजी जनरल असेंबली में जो रशिया के खिलाफ वोट करना है, उसमें हमारा साथ दे दीजिए, मतलब एब्सटेन मत करना, हमारा साथ दे देना, क्योंकि उसे पता है इंडिया तो एब्सटेन करेगा ही करेगा, चाइना भी एब्सटेन करेगा, लेकिन पाकिस्तान को वो सोच रहे हैं कि थोड़ा पुश करने से क्या पता वो यस में कर दे, एब्सटेन ना करे। तो इसलिए उसको बार बार खुश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान भी थोड़ा उत्साहित हो गया और फिर चला गया इसके पास, यूएसए के पास, यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी के पास, जो आपके ये ब्लिंकन साहब है। उनसे बोला कि भैया मतलब बताइए यार, मतलब पैसे वैसे दे दीजिए, बड़ी फ्लड व्लड आ रखा है यार, गरीबी है, थोड़ा देख लो। तो फिर इसने क्या कहा, ब्लिंकन ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, हम आपको पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन एडवाइस देते हैं आपको, बहुत बढ़िया एडवाइस है, आप जाइए चाइना के पास। चाइना से आपने सीपैक में बहुत तगड़ा लोन ले रखा है, वो लोन ही तो आपको मेन बर्डन है बेसिकली। अगर उसमें से लोन में थोड़ा इंस्टॉलमेंट थोड़े दिन बाद आप दे देंगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तब तक टाइमिंग आप मैनेज कर लीजिएगा फ्लड से। तो फिर जाइए चाइना के पास, बोलिए कि आप वो माफ़ कर दीजिए हमारा लोन, वो माफ़ कर देंगे पक्का, देख लीजिए, जाइए बात मानिए हमारी। तो फिर पाकिस्तान खुशी खुशी चला गया वहाँ पर, जी जिनपिंग के साथ जाके बोलता है कि सर लोन थोड़ा माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़ सर। तो जी जिनपिंग बोलता है क्यों माफ़ कर दूँ, बंदा बोलता है यूएसए ने बोला है कि आप माफ़ कर दोगे, हमें भरोसा है पूरा। तो इस चक्कर में चाइना गुस्सा हो गया। ये न्यूज़ है, चाइना स्नैप्स एट ब्लिंकन फॉर आस्किंग पाकिस्तान टू सीक डेट रिलीफ फ्रॉम बीजिंग। बोलता है कि आप कौन होते हैं कि पाकिस्तान, चाइना बोलता है यूएसए को, यूएसए के ब्लिंकन को, कि आप कौन होते हैं कि ऐसा एडवाइस देने की चाइना माफ़ कर देगा लोन। आप अपने से मतलब लिखिए ना, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। तो थोड़ा अच्छा न्यूज़ था, इसलिए मैंने कवर कर दिया, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्थ पाइपलाइन है, ये मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बता रखा है, नॉर्थ पाइपलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली नॉर्थ पाइपलाइन एक ऐसा पाइपलाइन है जो यूरोप को पूरा ठंडी से बचा के रखता है। यूरोप में वैसे की नॉर्मली ठंडी रहती है, लेकिन विंटर के टाइम बहुत तगड़ी ठंडी हो जाती है, तो उसको गैस चाहिए होता है। मतलब उनके जैसे हमारे यहाँ एसीज चलते हैं, तो वहाँ रूम हीटर चलते हैं, रूम हीटर के बिना वो रह नहीं सकते। तो रूम हीटर का जो कांस्टेंट सप्लाई होना चाहिए, इसलिए उनको गैस चाहिए होता है। तो गैस कनेक्शन कहाँ से आता है? पूरा रशिया से आता है, नॉर्थ पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, नॉर्थ 1 थी, नॉर्थ 2 बन रही थी, दोनों बन रही थी। तो इस चक्कर में अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, अब कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ये किसने, मतलब वो नॉर्थ पाइपलाइन जो है वो टूट गई है, कैसे टूट गई है पता नहीं। नॉर्थ स्ट्रीम का जो सेकंड पाइपलाइन था वो टूट गया, मतलब बीच से कुछ ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया। तो लोग गैस कर रहे हैं कि ये यूएसए का काम है।
ठीक है, यूएसए यूक्रेन के सपोर्ट में जाके ऐसा कर रहा है ताकि रशिया का जो मतलब बेसिकली यूरोप का जो डिपेंडेंस है रशिया पे वो थोड़ा कम हो जाए और यूरोप थोड़ा और खुल के यूएसए का साथ दे। ठीक है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि इसने किया है, जो बाइडन ने किया है। ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं बहुत सारे। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो बाइडन ने करवाया ये बेसिकली, क्योंकि जो बाइडन ने खुद ऐसा कहा था। ये पुरानी न्यूज़ है, जब ये वॉर स्टार्ट नहीं होता तभी उसने बोल दिया था कि रशिया अगर यूक्रेन पे वॉर करेगा, इन्वेड करेगा, तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसा जो बाइडन ने 10 महीने के आसपास पहले कहा था, मतलब जब ये वॉर स्टार्ट नहीं हुआ तब कहा था। तो इसलिए एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो बाइडन का काम है। लेकिन रशिया ने अभी कंफर्म, मतलब रशिया की एजेंसीज ने अभी कंफर्म नहीं कहा है कि किसने डिस्ट्रॉय किया है। एक जगह रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है और दूसरी जगह ये अजरबैजान और अर्मेनिया, ये भी 2019 से वॉर चल रहा है। इनका भी थोड़ा बहुत चलता रहता है। नकार्गो करके रीजन है, उसका टेरिटरी के लिए डिस्प्यूट है बेसिकली। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि अर्मेनिया देखिए बता रहा हूँ, अर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री है, क्रिश्चियन डोमिनेट कंट्री है। अजरबैजान इस्लामिस्ट कंट्री है, मुस्लिम डोमिनेट कंट्री है। अजरबैजान, टर्की, इन सब का रिलेशन बहुत सही है। टर्की पाकिस्तान का रिलेशन बहुत सही है। अजरमेनिया का रिलेशन, ये अर्मेनिया का रिलेशन मतलब इतना अच्छा नहीं है इस्लामिक कंट्री से, क्योंकि वो क्रिश्चियन है ऑफकोर्स। लेकिन अर्मेनिया और इंडिया का अभी थोड़ा बीच में बहुत सही रिलेशन चल रहा है। अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट भी ये है कि हमारी जो पिनाका मिसाइल्स है, पिनाका डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट है जो, वो हम बेचने वाले हैं अर्मेनिया को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिनाका अर्मेनिया को हम बेच रहे हैं, इंडिया बेच रही है, ताकि अजरबैजान और अर्मेनिया में जो युद्ध हो उसमें अर्मेनिया को फायदा हो, अर्मेनिया का हेल्प हो। और एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ बता रहा हूँ, आपको पता होगा इसराइल को बहुत सारी कंट्री बेसिकली पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब मानती नहीं है कि वो इसराइल नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट करती है। मतलब उनके पासपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि वैलिड फॉर एवरी कंट्री नॉट फॉर इसराइल, मतलब इसराइल नाम का कोई कंट्री नहीं है, इसलिए वहां पर आप ये पासपोर्ट वहां पर काम नहीं करेगा। बट इसराइल मतलब ठीक है, इस्लाम के इतने विरोधी है, सबको लगता है, इसलिए सारी कंट्री उसको नहीं मानती है। लेकिन अर्मेनिया को सिर्फ एक कंट्री ऐसी है पूरे 193 मेंबर, जो यूनाइटेड जनरल असेंबली के 193 मेंबर है, उसमें से सिर्फ एकलौती ऐसी कंट्री है जो अर्मेनिया को एज अ कंट्री नहीं मानती है। उनका कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है, अर्मेनिया और उस कंट्री का कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है, बोलती नहीं कि अर्मेनिया नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट करती है। पता नहीं क्यों करती है, अर्मेनिया वाले भी कंफ्यूज है कि भाई इतना क्या दुश्मनी है। वो कौन सी कंट्री? पाकिस्तान अर्मेनिया को एज अ कंट्री मानती ही नहीं है, और सिर्फ एकलौता एक यही कंट्री है पाकिस्तान जो अर्मेनिया को कंट्री नहीं मानती है, बाकी सब कंट्री मानती है। ठीक है, तो अर्मेनिया को हमने क्या दिया है? पिनाका मिसाइल सिस्टम डेवलप करवा दिया है ताकि वो उनके वॉर में हेल्प हो। इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अजरबैजान कौन से यूज कर रही है? एक ड्रोन यूज कर रहे हैं, बाइक्टर ड्रोन। बाइक्टर ड्रोन किसके हैं? बाइक्टर ड्रोन आपके टर्की के हैं। जो टर्की वाले ड्रोन है बाइक्टर, वो यूज कर रही है अजरबैजान, और उससे बहुत हेल्पफुल मिला था। और बाइक्टर ड्रोन बहुत सारे न्यूज में भी आया है, इसलिए बाइक्टर ड्रोन पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री से है, और पिनाका किसको दिया हमने, ये भी पूछा जा सकता है। एक ह्यूरिकेन ये आया है यहाँ पर न्यूज में कि ये कौन सी कंट्री में चल रहा है आजकल, तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत चल रहा था। ये ईयान ह्यूरिकेन जो है कहाँ पर आया है, तो इसका आंसर है बेसिकली यूएसए। ट्रंप ने कहा था ये बात, जब मैंने बताया ये नॉर्थ पाइपलाइन जो तोड़ दी गई थी नॉर्थ पाइपलाइन, तब बोला ट्रंप ने कि लोग यहाँ पर ईरान यूक्रेन के बारे में बहुत डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि इससे मोस्ट रिलेवेंट जो है इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला ये है नॉर्थ पाइपलाइन, जिसका सीरियसनेस आप समझ नहीं रहे हैं। मतलब ये वर्ल्ड वॉर 3 करवा सकता है अगर रशिया को ये कंफर्म हो गया कि यूएसए ने किया है तो ट्रंप ने मतलब ये ट्वीट किया था बहुत सारे। ठीक है, देन एक और न्यूज़ है जो ये आपके रशिया और यूक्रेन के वॉर से ही रिलेटेड है। इसमें इंडिया को बीच में जबरदस्ती घुसा रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको ये बता दूं। एक पूर्णिमा आनंद जी हैं, बेसिकली ये कौन है? ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की प्रेसिडेंट है। ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की प्रेसिडेंट, ब्रिक्स कंट्री से इसका रिलेशन कोई नहीं है। ब्रिक्स जो ये BRICS 5 कंट्रियों का जो समूह है, ग्रुप है, ब्रिक्स ग्रुप, उससे इस ग्रुप का इंटरनेशनल फोरम का कोई रिलेशन नहीं है। ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम एक NGO है। अब ये क्यों न्यूज़ में है, मैंने ये क्लियर क्यों किया अभी, क्योंकि अभी जो न्यूज़ बताऊंगा उसमें न्यूज़ में देखिए क्या हो रहा है। न्यूज़ में ये आया कि इंडियन ऑब्जर्वर एट रेफरेंडम इन रशिया ऑक्यूपाइड यूक्रेन रीजन कॉजेज शॉक। ये न्यूज़ कवर क्यों हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि रशिया ने जो कैप्चर कर लिया यूक्रेन में टेरिटरी, वहां पर उसने रेफरेंडम करवाया, और वो रेफरेंडम किसके प्रेजेंस में करवाया? इंडियन ऑब्जर्वर, मतलब इंडियन प्रेजेंट है वहां पर, किसी इंडियन ऑब्जर्व कर रहा है और वो रेफरेंडम हो रहा है। तो इस रिगार्ड में ये न्यूज़ चल रहा था, पूरे वेस्टर्न कंट्री सब बोल रहे हैं कि इंडिया ने ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत क्या थी, इंडिया को जाने की जरूरत क्या थी। तो इसलिए यहाँ पर क्लैरिफाई करना जरूरी था कि ये पूर्णिमा आनंद जी है जो है वो एक NGO चलाती है, उस NGO का नाम है ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम। वो इंटरनेशनल फोरम जो है बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गवर्नमेंट से भी कोई रिलेशन नहीं है, ना ही इसका ब्रिक्स से कोई रिलेशन है। ये वहां पर प्रेजेंस थी, इसने बोला भी था कि हम एज ए NGO काम करेंगे, लेकिन रशिया को अपना मतलब उसने वर्डिंग थोड़े चेंज कर दी और पूरे वर्ल्ड वेस्ट कंट्रीज ने, न्यूज़ वालों ने थोड़ा गलत टाइप का कवर कर लिया। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियर कर रहा था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपके रशिया ने यूक्रेन की टेरिटरी को ऑक्यूपाई की है, वो कितनी टेरिटरी को ऑक्यूपाई की है?
तो टोटल 4 टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर ली है यूक्रेन से, 4 टेरिटरी। इसमें क्रीमिया इंक्लूड मत करना, क्रीमिया ऑलरेडी 2014 में इंक्लूड कर रखी है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अभी जो वॉर हुआ था उस टाइम 4 टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया। क्वेश्चन सीधा आएगा कितनी टेरिटरी को, तो 4, ठीक है। अब जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है बेसिकली ब्रिटेन, वो बर्बाद हो रहा है पूरा। जब से पहले चुनाव चल रहे थे, मतलब इंटीरियर चुनाव चल रहे थे, ऑलरेडी वो इलेक्शन नहीं थे। इंटीरियर बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी अपने आप में ही एक प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रही थी, मतलब उनका लीडर ढूंढ रही थी बोरिस जॉनसन के जाने के बाद। ऋषि सुनाक और उसके लिज ट्रुस के बीच में बहुत अच्छी कंपटीशन चली। लिज ट्रुस आखिर में बन गई पीएम, बट उसके बाद उनने इकोनॉमी की मतलब ऐसी तैसी कर दी, इकोनॉमी बर्बाद होगी पूरा। उन्होंने डिजास्ट्रस स्टेप लिए, उसके चक्कर में बहुत बुरा हाल हो रहा है। इकोनॉमी पूरी उनकी क्रिपल कर रही है, उनकी जो पाउंड स्टेलिंग है वो बिल्कुल बर्बाद हो रखी है। तो उस चक्कर में बीबीसी, अब ये इंपॉर्टेंट, बीबीसी क्या है बेसिकली आप जानते हो, न्यूज़ चैनल है बेसिकली, लेकिन ये पता होना चाहिए कि यूके बैक्ड न्यूज़ है, मतलब यूके की गवर्नमेंट की न्यूज़ है, गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल है ये बेसिकली। जैसा हमारा दूरदर्शन होता था वैसा बीबीसी है, ठीक है। तो बीबीसी ने अनाउंस कर दिया कि वो हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स बेसिकली कट करने वाले हैं। उसके जितने रीजनल लैंग्वेज में थे, लाइक हिंदी, बंगाली, इन सब जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग चलाता था वो सब बंद कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, सीधी सरकार के पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, समझ गए। अब वर्ल्ड की पहली सीएनजी टर्मिनल कहाँ बिल्ड होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, याद कर लीजिए, गुजरात, ठीक है। फिर सऊदी अरेबिया ने फर्स्ट योगा फेस्टिवल अभी अभी मनाया। तो सीधा पूछा सकता है कौन सी कंट्री ने पहला योगा फेस्टिवल मनाया अभी अभी, जो बहुत फेमस है, बहुत भीड़ भी हुई थी, 1000 पीपल के, मोर देन 1000 पीपल आए थे योगा फेस्टिवल। सीधी बात है, फर्स्ट योगा फेस्टिवल कहाँ हुआ है, सऊदी अरेबिया में हुआ है। एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एकदम, मतलब ट्रिवियल इन नेचर है, बहुत बार आ चुका है और बहुत पता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी न्यूज़ पढ़ते हो डेली, 6 महीने भी पढ़ा होगा तो याद होना चाहिए। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बताना आपको। प्राइम मिनिस्टर किस देश का बने हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। प्रचंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पक्का आएगा। इंडिया ने नया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया है, ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, ये याद रखना, अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, प्रचंड नाम है उसका। ये बनाया है इंडियन ने, ठीक है, एचएएल ने बनाया बेसिकली, ठीक है। प्रचंड नाम क्या पूछे जाएंगे, प्रचंड क्या है, तो प्रचंड एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। कॉम्बैट मतलब याद रखना कॉम्बैट या अटैकिंग, ये भी याद कर सकते हैं। विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एंड ओनली 5G इनेबल्ड एयरपोर्ट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है, 5G अभी भी बनाया है, मतलब कौन सा एयरपोर्ट को इनेबल कर दिया 5G एयरपोर्ट, तो ये आपका न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत मतलब 1 महीने से चर्चा चल रही है, 1 महीने से चर्चा रही है, लेकिन ये न्यूज़ बार बार रीसर्फेस होता रहता है। उसके लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड में आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि जर्मनी ने जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट किया था, तो सबसे पहली कंट्री पे किस पे आक्रमण किया था, किसको इन्वेट किया था, तो अगर आपको पता है तो थोड़ा आपका हिस्ट्री ठीक है, मतलब तो पोलैंड पे हमला किया था, ठीक है, याद रखना। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, देखिए, पोलैंड पे हमला किया था, और जो जर्मनी नाजीज हिटलर्स जो थे, उनने सबसे ज़्यादा जो ज्यूज़ को मारे हैं वो पोलैंड में मारे हैं। सबको लगता है कि नहीं वो जर्मनी में मारे, ऐसा नहीं है, पोलैंड में सबसे ज़्यादा ज्यूज़ मरे थे, मतलब उनकी डेथ हुई थी, कंसंट्रेशन कैंप, ये सब पोलैंड में बहुत क्रूअल किया था, किसने, नाजी ने। उसके बाद जर्मनी जब वापस बन गई, सब ठीक हो गया, तो जर्मनी के चांसलर, जर्मनी के बड़े बड़े लोग जब भी जाते हैं पोलैंड, तो वो बहुत सॉरी फील करते हैं, वो मतलब पब्लिक प्लेस में जाके गैदर करके उनको सॉरी बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, मतलब बेसिकली हमारे जो कंट्री के मैन थे, उनने आपके साथ बहुत गलत किया है, और उनके लिए बहुत सारी पैसे भी दे रखे हैं, उन्हें बहुत कुछ दे रखा है। तो वापस अभी पोलैंड ने डिमांड किया कि भैया ऐसा है, हमें और पैसे चाहिए, तो इसलिए न्यूज़ वापस रिसर्फेस हुई। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया भी अभी आजकल आप 2 महीने से अगर न्यूज़ कवर करेंगे तो, और ये डाल लीजिएगा 45 ट्रिलियन, तो आपको न्यूज़ गूगल में दिख जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। बेसिकली 45 ट्रिलियन इंडियन जो रुपीज़ है, 45 ट्रिलियन रुपीज़ वो इंडिया का यूके लूट के गया है, और ये बार बार बोला है, रिट्रीट किया है बाय थरूर साहब, हमारे जयशंकर साहब, सब ने वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड स्टेज पे आजकल बोल रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा रिसर्फेस हो रहा है। तो हम ये नहीं समझ रहे, हम पता है कि 45 ट्रिलियन मतलब कोई दे नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी अमाउंट कौन देगा, बट एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो। मतलब उन्हें जलियांवाला बाग के लिए सॉरी तक नहीं बोला आज तक, और ये तो ये दिखा रहा है, ये थोड़ा कंपेरेटिव टाइप की चल रही थी कि जब जर्मनी पोलैंड पे जाके सॉरी बोल सकता है, उनको पैसे दे सकता है, तो क्या यूके हम इंडियंस को नहीं बोल सकता, एटलीस्ट सॉरी तो एक्सेप्ट कर सकता है, अपनी गलती तो एक्सेप्ट मान सकता है, पैसे ना दे भाई, ठीक है, 45 ट्रिलियन हुए हैं, लूट के ले गया है, वो हमें पता है। तो ये बात थी। फिर अभी नोबेल प्राइज चल रहा है 2022 का, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन इसको क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, ये तीनों का नाम आप देख लीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। बस मैं जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लगा कि फिजिक्स में इस बार किसको दिया जाए, तो क्वांटम मैकेनिक्स को, आंसर ये होगा, और यही क्वेश्चन आना चाहिए, कौन से फील्ड में दिया गया, तो क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। रशियन फेडरेशन काउंसिल रेटिफाइज एनेक्सेशन ऑफ 4 यूक्रेनियन रीजन, मैंने बताया कि 4 कंट्री पे रेफरेंडम करवाया, 4 कंट्री मतलब 4 पहले टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया, वहां पर जाकर रेफरेंडम करवाया, बोला कि ये आज से रशिया का पार्ट है, ठीक है। कौन कौन से वो 4 जो टेरिटरी है, एक दोनस्तक है, एक लुहानस्क है, एक खेरोसन है, एक ज़पोरिया, ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, बस इंपॉर्टेंट है।
फिर अब नोबेल पीस प्राइज किसको दिया है? देखो 2022 में नोबेल पीस प्राइज पूरी बात चल रही थी कि रशिया के जो एंटी रशियंस होंगे उन्हीं को दिया जाएगा बेसिकली। मतलब पूरा वेस्टी नोबेल जो भी फंड वंड है ये सब कौन है? वेस्टी कंट्रीज करती हैं, पूरा वेस्ट नॉमिनेशन सब चीज़ वेस्ट प्रभाव पूरा उसी का है। तो बेसिकली नोबेल उन्होंने डिसाइड किया था कि रशिया मतलब बेसिकली अंडरस्टूड था कि जो एंटी रशियन होगा और कुछ अच्छा किया होगा उसने उसी को मिलेगा। ठीक है, तो ये किसको मिला है? बेलारस में बेसिकली जो अलेक्जेंडर करके प्रेसिडेंट है, जो रशिया पुतिन के बहुत अच्छे मित्र हैं, उसके खिलाफ ये जो हमारे आदमी है एलएस, ये बेसिकली बहुत नेगेटिव बात क्रिटिसाइज करते हैं उसको, अलेक्जेंड्रिया को। जो अलेक्जेंडर कौन है? ये आपके बेलारस के प्रेसिडेंट है, तो उनके ये क्रिटिक हैं, इसीलिए इनको दिया गया है। ठीक है, एलएस नाम याद रखिएगा। और एनी को मिला है आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं, कि आईएमएफ का फोरकास्ट है। पहले बात इसमें क्या क्या याद करने वाली बात है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बेसिकली क्या करता है, ये इसने एक रिपोर्ट डाली है, लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। मतलब बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की ये रिपोर्ट डालता है। सीधा क्वेश्चन आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? तो आईएमएफ करता है। इसने फोरकास्ट किया है 2022-23 का, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 22 और 23। तो क्या इंपॉर्टेंट उसमें? इंडिया का। इंडिया में देखिए 22 और 23 में कितना है। 22 में हमारा इसने बोला है कि 6.8 जीडीपी ग्रोथ होगा और 23 में हमारा 6.1 जीडीपी ग्रोथ होगा। बस यही 2 पॉइंट याद रखने वाले हैं और कुछ याद नहीं। और इंपॉर्टेंट है कि 5% से ऊपर सिर्फ इंडिया ही बढ़ रहा है 2023 में, और कोई नहीं बढ़ रहा, और कोई कंट्री नहीं है जिसका ग्रोथ 5% से ऊपर जा रहा है। ठीक है, विच कंट्री हैज लॉन्च द कुफू आई सैटेलाइट टू अनरेवल द सीक्रेट्स ऑफ द सन। बेसिकली सन को स्टडी करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा जा रहा है। इंडिया में आदित्य L1 मिशन मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको, या पता भी होना चाहिए कि आदित्य L1 सन के लिए हम भेजा जा रहा है। जो सन की स्टडी करेंगे वैसे ही सिमिलर लाइंस पे चाइना ने अभी कुफू 1 सैटेलाइट भेजा जा रहा है सन की स्टडी के लिए। ठीक है, चाइना आंसर क्या है? कुफू। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, याद रखना। इंडिया टू बिकम वर्ल्ड्स नंबर 3 इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 28। आईएमएफ ने ये भी कहा है कि 2028 तक हम इंडिया में तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, नॉमिनल टर्म्स में बेसिकली बात कर रहा हूँ, नॉमिनल टर्म्स में हम तीसरे नंबर पे आएंगे। अभी 5वें नंबर पे, यूके को हरा के हम 5वें नंबर पे आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का न्यूज़ तो बहुत चला होगा, मीम्स भी देखे होंगे कि भैया इंडिया बीजेपी क्या करती है, क्या हो रहा है। 107 रैंक आई है, बहुत बुरी है। 122 या 20 कंट्री में से 107 रैंक आना मतलब बहुत बुरा बात है। और चलो, एक रैंक से आप कुछ समझ नहीं सकते। अगर रैंक में बोल दूंगा 122 है या 100 है या 80 है, उससे मतलब कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा, या 107 है, उससे समझ नहीं आएगा। समझ ही आएगा जब हम उससे कंपेयर करते हैं। तो इसमें कंपेरेटिवली हमें बहुत बुरा लगा। कंपेरेटिवली क्या बुरा लग रहा है कि पूरे साउथ एशिया रीजन में सबसे पीछे इंडिया है, मतलब सेकंड नंबर पे इंडिया है। उसके बाद कौन है? अफगानिस्तान। इंडिया का 107 रैंक है, अफगानिस्तान का 109 रैंक है। तो ये थोड़ा बुरा लगा कि पाकिस्तान, जिसमें मैंने बताया फ्लड आ रखा है, इतना बुरा हाल है वहाँ पर, अभी 6 मिलियन के आसपास वो मांग रहे हैं, मतलब 60 लाख के आसपास वो नेट, जो मस्कीटो नेट है वो हमसे इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब इतनी बुरी स्थिति है पाकिस्तान में, पूरा कोलैप्स हो रखा है। श्रीलंका का तो मतलब उसने आर्थिक इमरजेंसी घोषित कर दी थी। बांग्लादेश का भी सिमिलर ग्राउंड्स में आईएमएफ से पैसे मांगने चले गए वो, फिर भी उनके पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उनका रैंक इंडिया से कम है। इंडिया से मतलब बेहतरीन है, बट इंडिया का बहुत खराब है। तो ये थोड़ा समझ नहीं आया था जब कंपेयर करते हैं। तो ऐसे 107 है, ठीक है, हो सकता है गरीब कंट्री है इंडिया भी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे इतना अंडरस्टूड समझ नहीं आया था, लेकिन ठीक है। तो इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? पहले तो 107 रैंक। दूसरा, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये किस किस चीज़ को लेके नापा जाता है? तो एक अंडर नरिशमेंट होता है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये जो चारों क्राइटेरिया है, बेसिकली चारों क्राइटेरिया देखा जाता है 5 साल के 5 साल इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चा मतलब अगर 6वां बर्थडे नहीं मना पा रहा तो वो चाइल्ड मोर्टेलिटी में आ जाएगा। मतलब 5 साल के बाद वो 6वां साल वो नहीं जीवित रहा तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में आ जाएगा। चाइल्ड वेस्टिंग, वेस्टिंग क्या होता है? बेसिकली लो वेट है उसका, 5 साल में नॉर्मल बच्चों से उसका वेट अगर कम है तो उसे वेस्टिंग कहते हैं। स्टंटिंग हाइट से रिलेटेड है, नॉर्मल बच्चों से 5 साल की उम्र में उसके हाइट कम है तो उसको चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था मुझे, स्टंटिंग, वेस्टिंग और 5 साल वाला जो क्राइटेरिया ये आपको पता होना चाहिए। एक अभी अभी हम यूनिकॉर्न स्टेल्थ सिस्टम ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? मतलब जापान हमें दे रहा है बेसिकली। तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा कि अभी हमने यूनिकॉर्न स्टेल्थ सिस्टम जो लिया है वो जापान से लिया, कौन सी कंट्री से लिया है? तो जापान से लिया। और यूनिकॉर्न स्टेल्थ सिस्टम है क्या? बेसिकली ये हम शिप पे देखिए, ये जो एरो टाइप का बना रखा है, यूनिकॉर्न मतलब जो यूनिकॉर्न थे उनके जो सींग टाइप का होता है उसी से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसका नाम, जापान ने बेसिकली इसका नाम यूनिकॉर्न रखा है। तो वो बेसिकली शिप पे हम लगा देंगे, किसी भी सबमरीन या शिप पे लगा देंगे, तो वो दूसरी जो सबमरीन है उनका रडार उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको स्टेल्थ मतलब ही होता है छुपना। ठीक है, अब एक ये इंपॉर्टेंट है, मतलब न्यूज़ सरफेस हुई थी, एग्जाम में नहीं आएगा बट न्यूज़ बहुत सरफेस हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसके बारे में।
मोदी मैग्नेट्स्की 11, जो मोदी मैग्नेट्स्की 11 क्या था, अभी अभी आपने सुना होगा कि निर्मला सीतारमन और बड़े बड़े लोगों पे बेसिकली हमें वो बोला गया है कि इन पे वो लगाइए, सैंक्शन लगा दीजिए, ठीक है। यूएस कोर्ट में बेसिकली बात चलेगी, इस पर सैंक्शन लगाइए, केस कीजिए और सैंक्शन लगाइए। तो ये चल क्या रहा था वो मैं बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली इसमें आनंद बाबू हैं, कौन, रामचंद्र विश्वनाथ, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, ठीक है, इंडिया में, और ये डील कर रहे थे किसके साथ, एंथ्रिक्स। एंथ्रिक्स क्या है, स्पेस, इसरो की कमर्शियल आर्म, उसका नाम है एंथ्रिक्स। एंथ्रिक्स और विश्वनाथ, जो रामचंद्र विश्वनाथ है, उनके बीच में कोई वो हुआ, डील हुआ। बेसिकली डील होने के बाद इसरो को मतलब सही नहीं लगा तो डील कैंसिल हो गया। फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, ईडी ने इसको बोल दिया, मतलब इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला ये 10 लाख करोड़ का फ्रॉड किया है इनने, कुछ 10 लाख के आसपास का फ्रॉड किया है। फिर ईडी ने उनको घोषित कर दिया कि, और ये भाग भी गए थे, कौन, विश्वनाथन भाग गए, देश छोड़ के भाग चुके हैं। तो ईडी ने इसको घोषित कर दिया कि ये भगौड़ा टाइप का है, जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या के लिए कह रहा है, इनको भी कह दिया है, ठीक है। तब ये कहाँ चले गए, अमेरिका में चले गए। अमेरिका में जाके ये वापस केस ओपन कर रहे हैं, और केस ओपन करवा रहे हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये न्यूज़ कैसे सरफेस हुआ, क्योंकि इनने वॉल स्ट्रीट, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है अमेरिका का, बेसिकली एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसके अंदर ये ऐड डलवाया, कमर्शियल ऐड है, पेड ऐड है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, उस न्यूज़पेपर से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, अमेरिकन सरकार से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है इस न्यूज़ का, बट क्योंकि ये एक ऐड है, वो एक आदमी ने ऐड डलवाया, ठीक है। उस ऐड में इसने लिखा कि ये हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, और मतलब निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मतलब करंट गवर्नमेंट है बेसिकली, वो उनके पीछे पड़ी है हाथ धो के, उनको बहुत बुरा ट्रीट करना चाहती है, तो प्लीज़ आप वापस हमारा केस खोलिए और यूएस में सुनवाई कीजिए, और इन सबको ऊपर सैंक्शन लगा दीजिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर सैंक्शन लगा दीजिए, और ये जो एंथ्रिक्स के चेयरमैन है उन सब के ऊपर सैंक्शन लगा दीजिए। ये कौन बोल रहा है, विश्वनाथन बोल रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर, यूएस के कोर्ट में जाके बोल रहे हैं, ये बात कीजिए। और इसका नाम मोदी मैग्नेट्स्की क्यों है, मैग्नेट्स्की बेसिकली एक लॉ है जो कि यूएस ने पास किया था। लॉ किससे रिलेटेड है, ये वैसा लॉ है जो भी अगर किसी के साथ बहुत कुछ बुरा होता है इन देयर कंट्री, मतलब वो कंट्री किसी अपने ही आदमी के साथ कुछ जबरदस्ती का कुछ बदला ले रही है और उसके गलत चार्जेस में फंसा के उसको बहुत बुरा कर रही है, तो उसके साथ ह्यूमन राइट्स के लिए बेसिकली यूएसए सैंक्शन लगाता है, और उस लॉ का नाम क्या है, मैग्नेट्स्की लॉ। ये मैग्नेट्स्की कहाँ से वर्ड है, बेसिकली रशियन से रिलेटेड है। रशिया में एक आदमी था जिसने बेसिकली जज था, वो कोई करप्शन उसने पकड़ लिया, करप्शन पकड़ने के बाद उसने कहा कि ये करप्शन हो रहा है, गलत बात है, लेकिन इंटीरियर करप्शन इतना ज़्यादा था कि रशिया के ही लोगों ने उसी जज पे करप्शन का चार्ज लगा के उसी को जेल में डाल दिया, और वो जेल में ही डेथ हो गई उसकी। उसका नाम था मैग्नेट्स्की। तो उसको पॉइंट, उस सेंसिटिव मुद्दे को उठा के इसने एक लॉ बना दिया ताकि बार बार रशिया को चिढ़ाता रहे, कौन, यूएसए, ठीक है। समझ आ गया मैग्नेट्स्की नाम क्यों है, विश्वनाथन का क्या रिलेशन है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में क्यों ऐड आया, ये ऐड है ना, यूएस गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है, ठीक है। फिर आता है ये आपका ड्रैगन टीथ। ड्रैगन टीथ किससे रिलेटेड है, आजकल आप क्वेश्चन में सीधा जाएगा ड्रैगन टीथ क्या है, तो ड्रैगन टीथ एक बेसिकली स्ट्रेटेजी को कहा जाता है। इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, ये नुकीले टाइप के हम बाउंड्री पे लगा देंगे ताकि कोई टैंक एडवांस ना कर पाए, ठीक है, इसको ही बोला था ड्रैगन टीथ। ये बेसिकली हमारा वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत यूज होता था, इस टाइप का हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे बीच में ताकि टैंक क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। फिर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और रिलेवेंट डिस्कशन है, मैंने बताया यूके की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, यूके सब बर्बाद हो रहा है। उसमें क्या हुआ कि जो आपके लिज ट्रुस थी, उनने बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लिए, फिर उसको वापस रोल बैक भी कर दिए। तो एक न्यूज़ बहुत सरफेस हो रही थी कि ये पत्ता गोभी लेट्यूस बोला जाता है, पत्ता गोभी है, और साइड में टेबल में उनकी फोटो है, लिज ट्रस। उनसे बोला है कि इनमें से कौन पहले खराब होगा, मतलब कौन पहले ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा, या पत्ता गोभी टिक पाएगा या ये लिज ट्रस टिक पाएंगी। ऑल्दो फिर बाद में ट्वीट हुआ कि पत्ता गोभी टिक गया, लिज ट्रस हार गई। मतलब 43 डेज तक ये प्रधानमंत्री रही यूके की, अब इन्हें रिजाइन कर दिया, करना पड़ गया बेसिकली, मतलब हालत इतनी खराब हो गई थी, अब क्या ही कहें। फिर एक और इम्पोर्टेंट नाम, सूले ब्रेवरमैन। ये भी मतलब इंडिया यूके फ्री ट्रेड बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे, बिटिया करके नाम है, ब्रिटिश ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस टाइप का नाम है। 2011 से हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है, इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। तो अभी वापस होने वाला था, जब ऋषि सुनाक और बोरिस जॉनसन थे तो उन्होंने बहुत वो एडवांस कर रहे थे इस ट्रेड को, लेकिन वो हट गए। उसके बाद लिज ट्रुस आई, लिज ट्रुस मतलब थोड़ा इंडिया से मतलब पता नहीं क्यों इतना वो एंथुसियास्टिक वे में बात नहीं कर पाई थी, इस ट्रेड डील को आगे नहीं बढ़ा पाई। उस चक्कर में इनकी एक जो बेसिकली आप कह सकते हैं क्या कहते हैं इसको, जो फाइनेंस संभालती है, उसका नाम था ब्रेवरमैन, नहीं ये होम सेक्रेटरी थी, सॉरी होम सेक्रेटरी थी। बेसिकली इनने बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इनने एंटी इंडियन, मतलब है तो इंडियन ओरिजिन, लेकिन फिर भी इनने एंटी इंडियन रेसिस्ट टाइप की कुछ बात कर दी कि इंडियंस ऐसे होते हैं। यूके ने तो उनको दिया है बहुत कुछ, यूके ने उनको रेलवे दिया है, यूके ने उनको सब चीज़ सिखाया है,
तो ये सारी कुछ बात की ही इस चक्कर में ये बहुत न्यूज़ में आई थी, एंटी इंडिया की बात के चक्कर में, और फिर इनको पता नहीं फोर्सफुली क्यों रिज़ाइन करवाना पड़ गया, इनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ गई। ठीक है, तो ये नाम सरफेस हुआ था ज़्यादा न्यूज़ में, तो मैंने सोचा बता दूँ। ठीक है, दूसरी बार न्यूज़ में सरफेस हुआ था रिज़ाइन के चक्कर में, तब मैंने इसका मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। अभी एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है लेटेस्ट, क्या है कि पाकिस्तान के जो हमारे फॉर्मर पीएम थे इमरान खान, बहुत फेमस, इनने सीधा इनको जो उसका इलेक्शन कमीशन है, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, उसने मना कर दिया, मतलब कि आप नहीं कर सकते, अब 5 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो। मतलब डिस्क्वालीफाई हो गए क्यों, ऑन द विच ग्राउंड्स? क्योंकि ये क्या करते थे, जो तोशखाना नाम की एक चीज़ होती है, तोशखाना आप मिडिवल हिस्ट्री में अगर पढ़ रहे होंगे तो तोशखाना बहुत पढ़ते होंगे उस टाइम, लेकिन अभी रिलेवेंस क्या है कि जब भी कोई भी पीएम को गिफ्ट दिया जाता है, मोदी जी को कोई गिफ्ट दे रहा है, तो मोदी जी को गिफ्ट नहीं दे रहा, अगर वो फॉरेन में जा रहे हैं कहीं पर भी तो मोदी जी को गिफ्ट नहीं मिल रहा, वो एज अ पीएम उस पोस्ट को गिफ्ट मिल रहा है। तो वो पोस्ट को जो गिफ्ट मिलता है वो हम बेसिकली एक नेशनल ट्रेजरी में रखते हैं, जिसका नाम होता है तोशखाना, उस फंड का नाम होता है तोशखाना, वहाँ पर बेसिकली हम रख देते हैं ये सारी चीज़ें, कि बैट मिला, शॉल मिला, कुछ भी मिला, वहाँ पर जाकर रख देंगे। तो वो मोदी जी नहीं यूज़ कर सकते, वो पीएम का लिए पीएम का चीज़ है। ठीक है, तो इनने क्या किया, इमरान खान ने, इनको भी मिलता होगा, जाते होंगे तो इनको मिला, इनने उसको सरकारी, वो बेसिकली सरकारी वो, तो इनने पर्सनल कैपेसिटी वो सरकारी चीज़ खरीदी सस्ते रेट में, और फिर उसको बाहर जाके मतलब महंगे रेट में बेच दिया, और उससे थोड़ा यही बोला था कि करप्शन किया, इस चक्कर में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, ग्राउंड पता चल गया किस चक्कर में डिस्क्वालीफाई किया। अभी अभी क्रिकेट वुमेन एशिया कप जो 2022 में हुआ, उसमें इंडिया ने किसको डिफीट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, इसलिए मैंने सोचा बता दूं, ये आप बताइए क्या आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में आएगा। अभी अभी जो दिवाली मनाई जा रही है, ठीक है, उस दिवाली के मुहूर्त में अयोध्या में पीएम मोदी जी लाइव मतलब जाएंगे, तो वो वहाँ पर परफॉर्मेंस जो होगा वो किसका होगा, तो रशियन रामलीला का होगा। मतलब रशिया से एक्टर्स एक्ट्रेस आएंगे बेसिकली, जो परफॉर्म करेंगे एज अ राम सीता, सारे कैरेक्टर का परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से, ये बहुत फेमस लोग हैं, ये इनकी जो ग्रुप है बहुत फेमस है, लेकिन इस बार ये अयोध्या में आके परफॉर्म करेंगे और मोदी जी वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पक्का आएगा। फिर अभी अभी एक और डेवलपमेंट हुआ, मैंने बताया पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा खुश किया जा रहा है, तो एक और डेवलपमेंट क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF बेसिकली जो है, उसमें से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में था, वो बेसिकली 4 साल थे, तो उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। तो थोड़ा थोड़ा खुश किया जा रहा है कि ताकि वो USA के साथ रहे और रशिया के एकदम एंटी चला जाए, और इंडिया को थोड़ा डरा के भी रखे, USA हड़का के रखे, इसलिए वो कर भी रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को अभी निकाल दिया है किससे, ग्रे लिस्ट से, FATF की। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट है कि टी राजा फिर नाम आया था, कि टी राजा, FATF के अभी अध्यक्ष कौन है, टी राजा है। टी राजा लोग को लग रहा है कि इंडियन नाम है, लेकिन इंडियन नहीं है, बेसिकली सिंगापुरियन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नाम भी हो गया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, देन अभी प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस को री इलेक्ट किया गया है, बेसिकली वो कौन थे और उनको दोबारा किसको इलेक्ट कर दिया है, तो इंडिया और फ्रांस को दोबारा इलेक्ट कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है, शायद पूछ ले, इंडिया का नाम है इसलिए पूछ ले। ठीक है, चलिए।